हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जेम्स जॉयस के बहुत ही फेमस नॉवल ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इस नॉवल की समरी लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, पूरा टाइटल यही है, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ये नॉवल लिखा गया था 1905 से 1914 में, और इसे में डबलिन ट्रस्ट में लिखा गया था। 1916 में नॉवल पब्लिश्ड हुआ। ये नॉवल मॉडर्निज्म लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करता है और इसका जॉनर है कंसलर रोमन। कंसलर रोमन मतलब इसमें एक आर्टिस्ट के यूथ और उसके मैच्योरेशन के बारे में बताया गया, कैसे आर्टिस्ट बचपन से उसकी जवानी तक का बताया गया है। इस नॉवल की सेटिंग है डबलिन आयरलैंड में, लेट 19th सेंचुरी में। अगर हम नॉवल के हीरो की बात करते हैं तो वो हुआ स्टीफन डेडालस, और इसका जो एंटागोनिस्ट है, क्योंकि ये जो घटना है ये स्टीफन नोवेल है स्टीफन के बचपन और उसके बाद उसने जो जो स्कूल अटेंड किए उन स्कूल के बारे में बताती है। तो इसलिए इसके जो जो एंटागोनिस्ट हैं वो अलग अलग रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसके मेन एंटागोनिस्ट है ह्यूमिलेशन ऑफ पावर्टी, जो गरीबी है, और जो एस्थेटिक और फिलोसफिकल रिस्ट्रिक्शन है नेशनलिटी और रिलीजन की, ये इसकी मेन एंटागोनिस्ट है। स्टीफन डिडालस की जिंदगी के ऊपर रिलीजन और आयरिश नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो और दूसरा, इनकी पूरी फैमिली जो थी वो एक एक पॉवर्टी रिडन, गरीबी से भरी हुई फैमिली थी, इसलिए ये इसकी मेन एंटागोनिस्ट है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो ये थर्ड पर्सन लिमिटेड ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नोवेल लाइफ मिरर आर्ट से रिलेटेड है, मतलब जो कुछ भी जेम्स जॉयस की लाइफ में हुआ उन्होंने उसको अपने ऑल्टर ईगो के रूप में स्टीफन डिडालस की लाइफ में प्रेजेंट किया। इस नोवेल के अंदर जो हीरो है उसका नाम है स्टीफन डिडालस, जिसकी रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के बारे में इस नोवेल में बताया गया है। देखिए, स्टीफन डिडालस जो है वो जेम्स जॉयस का फिक्शनल ऑल्टर ईगो है, जिसका सर नेम डेडलस, जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजिकल क्राफ्ट्समैन है, उससे मिलता जुलता है। स्टीफन डिडालस की जो फैमिली है वो कैथोलिक फैमिली है और आयरलैंड की रहने वाली है। तो स्टीफन ने इस नॉवल के जेम्स जॉयस ने इस नॉवल में स्टीफन के थ्रू कैथोलिक और आयरिश कन्वेंशन के अगेंस्ट में रिबेल किया है और क्वेश्चन उठाए हैं, और जिसके कारण वो आयरलैंड टू यूरोप सेल्फ एग्जाइल करके इस नॉवल के अंदर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फ्लैशबैक टेक्निक का यूज किया है। फ्लैशबैक टेक्निक मतलब जहाँ स्टोरी जो है वो हीरो या किसी भी पास्ट में स्टार्ट होती है। जैसे कि इस नॉवल में जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो स्टीफन है वो एक टोडलर, एक 2-3 साल के बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। वहां से लेकर स्टीफन कैसे बड़ा होता है इसके बारे में ये नॉवल है। इसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फ्लैशबैक टेक्निक कहते हैं। सबसे पहले इस टेक्निक की शुरुआत वर्जीनिया वुल्फ ने की थी। जेम्स जॉयस ने इस टेक्निक को स्टार्टिंग में यूज किया, लेकिन ये जो उनका पहला नॉवल था इसलिए टेक्निक इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, 1904 में जेम्स जॉयस ने एक नॉवल लिखना स्टार्ट किया था, ए 63 चैप्टर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जिसका नाम था स्टीफन हीरो। 25 चैप्टर के बाद जॉयस ने इस नॉवल को छोड़ दिया और उसके बाद में एक 5 चैप्टर का नॉवल लिखा जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ए पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ठीक है, इसमें उन्होंने फ्री इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज किया है ताकि आपको स्टीफन का जो कॉन्शियसनेस है, देखिए जब हम अपने बारे में बताते हैं तो वो और थर्ड पर्सन बता रहा है, मेरे बारे में कोई थर्ड पर्सन बता रहा है तो वो अपनी टेक्निक से बताते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोइट थे इजरा पॉन्ड, जिन्होंने इस नॉवल को अपनी लिटरेरी मैगजीन द इगोइस्ट में 1914-15 में सीरियलाइज किया और 1916 में ये एज ए बुक पब्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं इस नॉवल के अंदर, जो इस नॉवल की मेन खासियत है वो है इसकी टेक्निक। इस नॉवल में उन्होंने किस टेक्निक का यूज किया, उस टेक्निक को समझने से पहले आपको नॉवल का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ये जो नोवेल जब लिखा गया वो टाइम था आयरलैंड की हिस्ट्री का एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था, जिस टाइम आयरलैंड के अंदर देशभक्ति और सेपरेटिज्म की भावना बहुत ज़बरदस्त थी। सेपरेटिज्म मतलब आपको पता है कि आयरलैंड जो है जब इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 के अंदर, इसके बाद में आयरलैंड के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा हो गया, अंग्रेजों का राज हो गया और इस तरीके से 1801 में आयरलैंड था वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर तीन पार्ट्स हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। 19th सेंचुरी के बाद में खास करके 1814 के ग्रेट पोटैटो फेमाइन के बाद में बहुत सारे आयरलैंड के लोगों को ये लगा कि भाई अंग्रेजों का राज सही नहीं है और वो एक अलग देश चाहते थे, सोवरजी नेशन चाहते थे। आयरलैंड वाले दो हिस्सों में बंट गए, एक थे फेनियंस जो ये कहते थे कि पावर के दम पर हम अपने आप को ब्रिटिश से आज़ाद करवा लें, और दूसरे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मिस्ट जो ये कहते थे कि आप इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करवा लें। जैसे हमारे देश में था एक नरम दल और एक गरम दल, इसी यहाँ पर दो मेन करेक्टर जिनमें से एक है माइशेल डेविएट और दूसरा है चार्ल्स पार्नेल। ये जो फेमस सेपरेटिस्ट लीडर थे, पार्नेल की लीडरशिप में और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से आयरलैंड के लोगों को ये लगा कि शायद हमारे देश में होम रूल आ जाएगा। लेकिन 1891 में पार्नेल जो है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया आयरिश पार्लियामेंट की एक पर्सन की वाइफ से, जिसके कारण कैथोलिक चर्च ने वहाँ पे कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने पार्नेल को निकाल दिया और वो 1 साल के बाद में मर गया। और इस तरीके से जो आयरलैंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो अपना डायरेक्शन खो गई। उसके बाद 1919 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। आज भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड ब्रिटेन के ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं हमारा जो हीरो है जिसका नाम है स्टीफन टिडालस। ये हमारा हीरो है और इसकी कोई हीरोइन वैसे नहीं है, एक ये करेक्टर है एमा क्लार्की जिसे ईसी के नाम से बताया गया है, एमा क्लैरी। ये एमा क्लैरी जो है इसे हम इसकी हीरोइन मान सकते हैं। जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो पहली बात हमें ये पता चलती है कि तब स्टीफन 3 साल का है और इसके फादर है जिनका नाम है सिमोन डिडालस, इनकी मदर है जिनका नाम है मैरी डिडालस। तो ये भी बात आपको याद रखनी कि इसके फादर कौन है, इसकी मदर कौन है। और एक बात आपको और भी मैं बता दूं कि इसके जो फादर हैं वो ज़्यादा कोई रिच पर्सन नहीं है और इसकी मदर जो है वो एक कैथोलिक वीमेन है और इनकी जो फैमिली है वो कॉर्क नाम के एक टाउन से बिलोंग करती है और ये लोग आयरिश नेशनलिस्ट पार्नेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फैमिली इनकी बहुत बड़ी है, ये कैथोलिक है, इसकी मदर फादर डिवोटी कैथोलिक हैं और इनकी फैमिली में जो है 9 बच्चे हैं, स्टीफन के 9 छोटे भाई बहन हैं। और ये सब लोग ज़्यादा इनके बारे में बताया नहीं गया, ज़्यादातर यही दिखाया गया कि ये लोग किचन के आसपास बैठकर चाय पीते रहते हैं और बाकी लोग जो है उनको पढ़ने लिखने का चांस नहीं मिलता है। स्टीफन इज ए लकी पर्सन, उसको पढ़ने लिखने का चांस मिलता है। और एक यहाँ पे एक इनकी स्टीफन की गवर्नेस है जिनका नाम है दांते या मिसेज रियोर्डन, ये भी एक डिवोटी कैथोलिक हैं। ठीक है, एक ये इलीन नाम से है, ये इनकी एक पड़ोसन है और एक अंकल चार्ल्स हैं और एक है मिस्टर जॉन कैसी। ये जो लोग हैं ये स्टीफन की फैमिली के लोग हैं जो स्टीफन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब हमारा ये नोवेल स्टार्ट होता है 3 साल का स्टीफन है और इसे याद आता है कि बचपन में इसके फादर ने इसे एक नॉनसेंस फेरी टेल सुनाई थी, चाइल्डहुड की कहानी सुनाई थी और एक नर्सरी का सॉन्ग सुनाया था। जिसके साथ में इसको ये भी याद है कि कैसे मेरी मम्मी मुझे टच करती थी, उठाती थी, कैसे दांते जो है यानी मिसे जो इनकी नर्स हैं वो इसको कैसे बात करती थी। और जो उसके फादर ने जब स्टोरी सुनाई थी तो वहाँ पे पड़ोस में एक सड़क पर एक कैंडी बेचने वाली लेडीज थी, ये सब कुछ इसे याद है। ये सब बातें हमें यही बता देती है, पहला सीन ही हमें ये बता देता है कि जो स्टीफन डिडालस है ये एक फ्यूचर आर्टिस्ट है। इसका जो वर्ल्ड का परसेप्शन है, जो वर्ल्ड का इंटरप्रिटेशन है, दुनिया का जो इंटरप्रिटेशन है, दुनिया को देखने का तरीका वो डिफरेंट है। पहली घटना हमें ये याद रखनी है। इसके बाद में स्टीफन यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होकर अब उसे
कोलंगोवोस वुड कॉलेज, जो कि एक जेसुइट बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज़ है, वहाँ पे इसका एडमिशन कराया जाता है। अब यहाँ पर 3 घटनाएं होंगी जिन्हें हमें याद रखना है। पहला तो आपको याद आ गया, नंबर 1 नर्सरी जो इसका नर्सरी सॉन्ग था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरे के पूरे नॉवल की समरी जो है ना वो आपको अच्छे से याद आ जाए। दूसरा है वुड कॉलेज, ठीक है। अब वुड कॉलेज में 3 घटनाएं मैंने आपको बतानी है, जिसमें से पहली घटना, ये जो 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्टीफन की पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये इस कॉलेज इस क्लॉन्ग्सवुड कॉलेज में एक लड़का है, ये स्कूल है एक्चुअली, इसका नाम तो है कॉलेज, ये स्कूल है। यहाँ पर ए वेल्स नाम का एक बंदा होता है जो कि स्टीफन को चक्कर एक सी स्पूल मतलब टॉयलेट टैंक के अंदर उसको धक्का दे देता है, जिसके कारण स्टीफन हो जाता है बीमार, ठीक है। बीमार होने के बावजूद स्टीफन अगले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलता है। वहाँ पर उसको एक बात समझ में आ जाती है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, उसको एक बात समझ में आ जाती है कि भैया आई एम एन आउटसाइडर, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, मैं दूसरों से अलग हूँ। जब ये बीमार हो जाता है तो इसको इन्फर्मरी में एडमिट कराया जाता है, वहाँ का एक स्कूल के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर एथी नाम का एक जो इसका फ्रेंड बनता है, एक स्टूडेंट है जो इसे ना अपना इसके साथ में रिडल्स में पहेलियों से बातें करता है। ये भी एथिविक स्टूडेंट है, और यहाँ पर एक प्रीस्ट है जिनका नाम है मिस्टर ब्रदर माइकल। ये वैसे एक प्रीस्ट है ब्रदर माइकल। ये जो प्रीस्ट है ये इसको अच्छे से इसका ध्यान रखते हैं। इसके बाद में ये ठीक हो जाता है, और जब ये इन्फर्मरी में होता है तभी से पता चलता है कि मिस्टर पार्नेल की डेथ हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे ये वापस अपने, जब ये 6 साल का होता है ये अपने घर आता है, वहाँ पे घर पर आकर ये क्रिसमस डिनर को सेलिब्रेट करता है। जब ये क्रिसमस डिनर को ये बहुत खुश होता है कि फर्स्ट टाइम ये अपनी फैमिली के साथ में डिनर टेबल पर अडल्ट के साथ में बैठा है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे डिनर टेबल पर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक है ये दांते जो कि मिसेज रियोड्रन जो कि इसकी नर्स है, और ये मिस्टर जॉन कैसी जो हैं ये एक डिनर गेस्ट हैं। आपस में दोनों में वो मिस्टर पार्नेल की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर बहस हो जाती है, जिसके कारण ये चले जाते हैं। लेकिन और इसका जो डिनर है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि जो ये रिलीजन है और पॉलिटिक्स हैं ये इशू है क्या, क्योंकि ये इसके बाद में इसको लाइफ भर तंग करेंगे। इसके बाद जब ये स्कूल में आता है तो स्कूल में आने के बाद में इसको पता चलता है कि ये जो 2 बच्चे हैं जिनका नाम है सिमोन मुनैन और टस्कर बॉयल, इनको जो है इन्होंने स्कूल में ये गे हैं, इन्होंने होमोसेक्सुअल कांड किया है, इसी कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया है। अब ये चश्मा लगाता है स्टीफन, और इसका चश्मा जाता है टूट। जब इसका चश्मा टूट जाता है और इसके बाद में ये कांड हो जाता है सिमोन मुनैन और टस्कर बॉयल का, तो यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है फादर डोलान। फादर डोलान जो है एक स्ट्रिक्ट हेड टीचर हैं, ठीक है। ये आते हैं तो स्टीफन को अब दिखता नहीं है, तो इसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता है, ये इसको आके स्टीफन को मारते हैं। स्टीफन को मारने के बाद में स्टीफन जो है इसको लगता है मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, तो ये जाकर फादर कॉनमी जो कि यहाँ के रेक्टर हैं और एक बहुत ही काइंड अच्छे लोग हैं, ये जाते हैं और ये उसको जाके शिकायत करके आता है, भाई सर मेरे साथ तो ये इंजस्टिस हुआ है। फादर कॉनमी आते हैं और वो इसको अपना इसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम जाओ, और ये डर के और बहादुरी से ये डर के मारे फादर के पास जाता है, रेक्टर के पास जाता है, और वो इसको सही करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद में मैं अपना जब ये वापस अपने घर पे समर वेकेशन में जाता है तो इसको पता चलता है कि फादर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए मैं अब क्लोंग्स वो वुड स्कूल में जा नहीं सकता। इसके कारण इसे एक नए स्कूल में एडमिशन कराया जाता है जिसका नाम है बालवेडेर स्कूल। ये इसका एडमिशन बालवाडेर कॉलेज में करवाया जाता है, ठीक है। इससे पहले ये ब्लैक रॉक नाम की एक जगह पर जाता है जहाँ पर इसका एक फ्रेंड बनता है। ये समर वेकेशन के लिए ब्लैक रॉक में जाता है जहाँ पर इसका एक फ्रेंड बनता है ऑब्री मिल्स। ये जो ऑब्री मिल्स है ना ये इसका जो फ्रेंड बनता है, और यहाँ पर ही इसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एमा क्लैरी, ठीक है। अब अपना
ये जो एमा क्लैरी है, इसे इसकी फ्रेंडशिप होती है, इसके लिए पोइम्स लिखता है, इसके साथ एक ट्राम में भी घूमने जाता है। ये सब घटनाएं यहाँ पे बीच में ही होती हैं। इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये बेलवर्डेर कॉलेज में होता है तो वहाँ पर ये एक ऐसे लिखता है और ये एक स्कूल के प्ले के अंदर फाइन एक्टिंग करता है। ठीक है, अब इसे इसके इसके फ्रेंड्स जो है ना वो से ये थोड़ा सा अलग होता जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिलीजियस स्केप्टिसिज्म बढ़ने लग जाता है और इसका इंटरेस्ट लिटरेचर राइटिंग में होने लग जाता है। इसके बाद में फिर ये अपने फादर के पास कॉर्क में जाता है। इसके इनकी फैमिली जो है वो कॉर्क नाम के एक सिटी में रहती है, तो वहाँ पे ये जाता है। तो वहाँ पे जाके इसको पता चलता है कि फादर की हालत तो और ख़राब हो रही है और ये वीकनेस आती जा रही है उनके पास में। अब ये डबलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसको जो है, वैसे इसका स्टार्टिंग में इसका कैथोलिक चर्च में फेथ होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका कैथोलिक चर्च में फेथ होना ख़त्म हो जाता है। उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी बन जाती है, उसकी कल्चरल बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये सिटी के बोर्थल डिस्ट्रिक्ट में जाने लग जाता है। इसका एक डबलिन की प्रोस्टिट्यूट इसके साथ में आ जाती है। 14 ईयर का होता है तभी इसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो जाता है। इस टाइम को मैंने नाम दिया है सिनफुल लिविंग। सिनफुल लिविंग, जिसमें इसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो गया है, ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लग गया है। और यहाँ पर एक इसका फ्रेंड बनता है जिसका नाम है विंसेंट हेरोन, जो कि एक राउडी, एक बुली है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक फादर है जिसका नाम है फादर आर्नेल। ये इसको आकर अच्छे से अपना समझाते हैं कि भैया ये तो तू गलत कर रहा है। ठीक है, और ये तो तू गलत कर रहा है और तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये इसको अच्छे से समझाते हैं और फिर ये एक प्रीस्ट के पास जाकर अपना सुधार करने की कोशिश करता है, प्योरिटी डिवोशन की लाइफ पे चलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर किया करता है, जितनी रिलीजियस सर्विस में मतलब चर्च वगैरह में जितना जा सकता है उतना जाता है। तो स्कूल का जो डायरेक्टर है वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम प्रीस्ट बन जाओ, तुम एक पादरी बन जाओ। तो पहले तो स्टीफन खुश हो जाता है कि ठीक है भाई, पादरी लाइफ है, लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन बाद में उसे लगता है कि नहीं यार, अपना तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरे अंदर तो जो मेरी जो नेचर है वो इनहेरेंट सिंफुल नेचर है। मतलब मैं तो बचपन से ही पापी आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद स्टीफन जो है वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है। स्टीफन यूनिवर्सिटी में जाता है तो इसकी मदर जो है वो इसका यूनिवर्सिटी में जाना मना करती है। अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में इसे एक एपिफेनी आती है ये, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर इसके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जिनका मैं आपको बता दूं, जिनमें से पहला फ्रेंड है कार्नेली। ये क्रैनली जो है ये एक इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट है जो कि बहुत ही सिंसियर है और अपना कन्फेसर है। एक इसका फ्रेंड बनता है डार्विन, जो कि अपना आयरलैंड की कंट्री साइड का पर्सन है। ये भी अपने देश के उनके प्रति डिवोटेड है और ये पेट्रोटिज्म की भावना से बड़ा, मतलब जो स्टीफन की लाइफ में ये जो है, ये डार्विन जो है, ये पेट्रोटिज्म की भावना को शो करता है। एक टेम्पल नाम का एक पर्सन है जो कि बड़े बेक्ड आइडिया देता है और सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह से मैकैन नाम का एक स्टूडेंट है, जो कि एक पॉलिटिकली इंगेज स्टूडेंट है, जो स्टीफन को कहता है कि तू वर्ल्ड पीस के लिए एक पटिशन को साइन कर। एक लिंच नाम का स्टूडेंट है, ये एक इसका फ्रेंड है जो कि फ्लैंडरिंग फ्रेंड है और ये मजाक, हंसी मजाक की भावना करता है और ये जो स्टीफन है इसे लेक्चर भी दिया करता है। अब यहाँ पर इसके बाद में ये 5 स्टूडेंट्स आने के बाद में स्टीफन को एक एपिफनी आती है। वो एक लड़की को समुद्र में देखता है जो कि उसको अट्रैक्ट करती है। उसको लगता है कि मेरे को लाइफ में जो एक्सपीरियंस चाहिए वो एक्सपीरियंस, वो प्रॉमिस, वो अट्रैक्शन यहाँ आएगा। इस टाइम में वो समझ सकता है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एज ए इस एक्सपीरियंस से वो कोई गेन करने के बाद समझ में आता है कि मैं लाइफ में एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो एक नई लाइफ स्टार्ट करता है, बाकी फ्रेंड्स के साथ में जाकर ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जाता है, जिसके कारण बाकी लोगों, और वो कुछ ऐसे आइडियाज़ यूज़ करता है जिससे बाकी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। स्टीफन को भी लगता है कि वो कहता है भी मेरे बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो ये टिपिकल
स्टूडेंट नहीं है, टिपिकल तंग करने वाला स्टूडेंट नहीं है। वो पेट्रियोटिक ब्लाइंड पेट्रियोटिक आइडियाज़ का विरोध करता है और वो कैथोलिक चर्च का रिस्पेक्ट जरूर करता है, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि भी हमें अपनी ज़िंदगी कैथोलिक चर्च के टेनेंट्स के ऊपर निकालनी है। वो अपनी एक थ्योरी ऑफ आर्ट बनाता है जिसमें अरिस्टोटल एक्वाइनिस की फिलोसफी को यूज करता है। वो ये भी कंक्लूड करता है कि शायद मैं अपनी आर्टिस्टिक सोल को शायद कभी ढूंढ लूँगा, और वो कहता है कि मैं उसके लिए मुझे अपनी फैमिली, फेथ, कंट्री के सारे जो बॉन्ड है उनको छोड़ना पड़ेगा, उसे डबलिंग को छोड़ना पड़ेगा, और ताकि मैं फॉरेन में जाकर कहीं पर अपनी कॉन्शियसनेस को फोर्ज कर पाऊंगा। इस तरीके से ये जो नॉवल है वो एंड होता है। आई होप थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।